आजाद भारत के इतिहास में इन्हें सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे शातिर फॉरेन मिनिस्टर के रूप में दर्शाया जाता है। वो जोड़ी जिसने दुनिया भर में देश का झंडा गाड़ दिया है, हमें विश्व गुरु बना दिया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन अब छप्पनेश्वर और लेजराइज की जोड़ी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भक्त मंडली भी सदमे में आ गई है। अमेरिका को मनाने के लिए ट्रंप सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है। 50% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, अपने पुराने दोस्त से दूरी बना ले। 21 नवंबर से लागू होने वाले यूएस सैंक्शंस की वजह से भारत के कुछ बड़े रिफाइनरीज जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मित्तल एनर्जी, मैंगलोर रिफाइनरी ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। इसके अलावा इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज भी रशियन क्रूड खरीदना कम कर रही हैं। रशियन सीबोर्न क्रूड ऑयल खरीदने में सबसे आगे हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है। 2021 में रशियन क्रूड रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी के टोटल क्रूड इंपोर्ट का महज 3% हिस्सा था, लेकिन 2025 आते आते यह आंकड़ा 50% तक है, या माने टोटल इंपोर्ट का आधा पहुंच गया था रशियन क्रूड, एज पर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले हफ्ते यह घोषणा कर दी कि वो अपने जामनगर रिफाइनरी के लिए रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार ईरान और वेनेजुएला के बाद अब रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के मामले में भी यूएस सैंक्शंस के आगे झुक गया है। हो सकता है कि यह भी किसी चाणक्य नीति का हिस्सा हो। अरे भाई, आफ्टर ऑल अमेरिकन रेवोल्यूशन में जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी स्ट्रेटेजिक रिट्रीट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। अपने फौज को कठिन परिस्थितियों में जिंदा रखने के लिए उन्होंने पीछे हटना सही समझा। अब आप इसे स्ट्रेटेजी मानो या सरेंडर मानो, लेकिन लग तो यही रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, इसका फैसला न्यू दिल्ली में नहीं वाशिंगटन डीसी में हो रहा हो। ओ बाय द वे, खरीदने से याद आया, 17 नवंबर को भारत ने यूएसए के साथ एक नया डील साइन किया, जिसके तहत भारत अपने 10% एलपीजी सप्लाईज यूएसए से अब खरीदना शुरू कर देगा। भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस डील को ऐतिहासिक बताया है। भारत सरकार का कहना है कि इससे हमारा एलपीजी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई कर जाएगा, हमारे लिए रिस्क कम हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी प्रोड्यूसर है, फिर भी भारत ने इतने सालों में कभी भी यूएस से एलपीजी नहीं खरीदा था। मिडिल ईस्ट हमारे लिए बेहतर सोर्स है और नजदीक भी है। अब आज ऐसा क्या बदल गया है जिससे हमें यूएस से एलपीजी खरीदना पड़ रहा है? उसके लिए हम मजबूर हो गए? क्या मिडिल ईस्ट में गैस खत्म हो गया है? यह घोषणा उस समय भी आती है जब हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है और वो विपक्ष के निशाने पर हैं। क्या यूएसए से एलपीजी खरीदना फायदा कम, नुकसान ज्यादा है? इस पर डिटेल पर बात करेंगे। इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या सरेंडर करेंगे, इसे पता लगाते हैं। लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए इसे सक्सेस की निशानी कहना ऐतिहासिक बनाना, कोई इनसे सीखे। देशभक्त के आज के एपिसोड में भारत के इस एनर्जी डिपेंडेंस को डिटेल में समझेंगे। क्यों आखिर भारत इतना बेबस और लाचार हो जाता है जब बात एनर्जी सप्लाईज पर आती है? क्या सच में भारत किससे तेल और गैस खरीदेगा, यह वॉशिंगटन अब तय करेगा? क्या है यूएस का लेटेस्ट सैंक्शन और क्या है हमारा एलपीजी डील अमेरिका के साथ? और फाइनली, रशिया से तेल तो चाइना भी खरीदता है, तो फिर उस पर नए सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए गए? हमारी असली फॉरेन पॉलिसी वो कितनी शक्तिशाली रह गई है, कितनी खोखली है, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। भारत को हर दिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एयरक्राफ्ट, टर्बाइन फ्यूल और घर घर में जाने वाली एलपीजी गैस तक एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी क्रूड ऑयल की दरकार भी बढ़ रही है। सरकारी एस्टिमेट्स की माने तो बहुत जल्द भारत को 6 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अफसोस, भारत में क्रूड ऑयल बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए हमारी 5.5 मिलियन बैरल पर डे की जरूरत का सिर्फ 10 से 12% यानी 0.5 मिलियन बैरल्स ही डोमेस्टिक सोर्स
पूरा कर पाती है। बाकी हमें निर्भर रहना पड़ता है। 88% कच्चा तेल हमारे देश से बाहर से आता है, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें अब हर साल 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा खर्चा होने लगा है। और यही है भारत की बेबसी जहां तक ऑयल की बात आती है। भारत के आसपास कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत है मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ईरान, इराक एंड सो ऑन। यहां से तेल करीब भी है, आसान भी है ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए भारत दशकों से अपनी जरूरतों के लिए इसी रीजन पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन इस रीजन में बढ़ते वॉर, टेरर ग्रुप्स, इंस्टेबिलिटी को देखते हुए भारत ने धीरे धीरे अपने लिस्ट में यूएसए, रशिया, वेनेजुएला जैसे देशों को भी शामिल कर लिया, जिससे हमें कभी फ्यूल शॉर्टेज ना पड़े, इंस्टेबिलिटी ना हो जाए। लेकिन इस सब के बाद भी फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारा 60% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से ही आ रहा था, खासतौर पर इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई जैसे देशों से। यहां पर एंट्री होती है मोदी जी के अजीज दोस्त की। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। साल 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ किए गए न्यूक्लियर डील से अचानक विड्रॉ कर लेते हैं और इसी के साथ ईरानियन रिजीम पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। यह वो टाइम था जब ईरान भारत का 3rd बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था। लेकिन ट्रंप के सैंक्शन के प्रेशर के बाद भारत ने भी अपने करीबी सप्लायर, अपने पुराने मित्र से पल्ला झाड़ दिया। हमने वहां से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ऑलमोस्ट उसी समय ट्रंप ने वेनेजुएला पर भी सैंक्शंस लगा दिए, जो कि ईरान के बाद हमारा अगला बिगेस्ट सप्लायर हुआ करता था। ट्रंप के प्रेशर में हमने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना बंद कर दिया। हां, बीच में ऐसा हुआ था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने इन दोनों देशों के साथ थोड़ा बहुत इंपोर्ट फिर से चालू किया था, लेकिन फिर यूक्रेन वॉर ने सब कुछ बदल दिया। 2022 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को डीनाज़िफाई करने के बहाने से उस पर एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लॉन्च युद्ध ही किया है, लेकिन उसको वॉर नहीं बोला। 2 लाख से ज्यादा रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में दाखिल हो जाते हैं। अमेरिका समेत पूरा वेस्ट पुतिन की इस हरकत से दंग रह जाता है, लेकिन रशिया जैसे न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन और पुतिन जैसे सिरफिरे डिक्टेटर से आप सीधा जंग के मैदान में भी नहीं मिल सकते हो। इसीलिए अमेरिका और यूरोप ने फिर से वही किया जो वो कर सकते थे उस टाइम पर, और वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना। रशिया को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। उसके खरबों डॉलर्स जो विदेश एसेट्स थे उसको फ्रीज कर दिए गए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जैसे क्रिटिकल रशियन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को बंद करवा दिया गया। और इस सब से युद्ध के मैदान पर फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन भारत के लिए एक मौका जरूर बन गया सस्ता तेल खरीदने के लिए। दरअसल इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले तक यूरोपियन यूनियन का रशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप था। ईयू रशिया से पेट्रोल, गैस, कई तरीके के इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंपोर्ट करता था। रशिया उस वक्त तक यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। ईयू का टोटल पेट्रोल इंपोर्ट का करीबन 30% सिर्फ रशिया से आता था। रशिया को पेट्रोल पंप ऑफ द ईयू भी कहा जाता था। और रशिया से सस्ते गैस, तेल के चलते जर्मनी जैसे देशों ने तो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स भी बंद कर दिए। लेकिन यूक्रेन हमले के बाद रशिया को सबक सिखाने के लिए ईयू ने सबसे पहले रशिया के मैरिटाइम क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन अलग अलग पाइपलाइन से अभी भी यूरोप रशियन ऑयल और गैस एक्सेस कर रहा था। लेकिन फिर भी ईयू का मार्केट एकदम से छिन जाने के बाद रशिया ने अपने क्रूड ऑयल के लिए नए मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दिया। और यही सीन पर एंट्री होती है भारत और चाइना की। रशिया नए कस्टमर्स को ऑयल भारी डिस्काउंट पर ऑफर करने लगा। अब आप तो जानते हो, जहां हमें सेल का बोर्ड दिख जाता है हम वहीं शुरू हो जाते हैं। भारत को भी हर बैरल तेल पर $5 से $6 तक की छूट मिली। बस फिर क्या था, भारत ने तमाम इंपोर्टर्स जो हमारे हैं वो लग गए अलग अलग रशियन कंपनीज के साथ डील साइन करने में। देखते ही देखते इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट जो कि 1% हुआ करता था, वो 40% तक पहुंच गया। पहले भारत से रशिया को करीबन $8 बिलियन के आसपास पेमेंट जाता था, वो सीधा $65 बिलियन तक पहुंच गया। दूसरी तरफ चाइना भी देखते ही देखते रशिया का लगभग 50% तेल खरीदने लगा। अमेरिका और यूरोप ने कहा, है ऐसे कैसे?
भारत से कई सवाल भी किए गए। क्या भारत को ऐसे समय पर रशिया से तेल खरीदना चाहिए, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए, जब वो एक अग्रसर देश है, यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसे निगल जाने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल बाय द वे इजराइल से नहीं पूछा गया गाजा के संदर्भ में, लेकिन सारी ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है वो यूक्रेन के मामले में जागरूक हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी हिपोक्रेसी को जयशंकर जी ने खूब सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया, खूब वायरल हुए। कभी किसी रिपोर्टर को डांट दिया, कभी किसी एंकर को फटकार दिया, कभी यूरोपियन यूनियन को खरी कोटी सुना दी। भारत का पोजीशन भी साफ कर दिया कि भैया देखो, हम तो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए जो होगा वो करेंगे, हम लेफ्ट राइट किसी से नहीं सीखेंगे, अल्टीमेटली हमारा देश सबसे पहले आता है। अच्छी बात है। We look for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. No? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. ये परफॉर्मेटिव नेशनलिज्म जो किया जा रहा था, उससे देश भर में तो तालियां खूब बजी, लेकिन बाहर जो दो चार दोस्त थे वो भी बिछड़ गए इस एरोगेंस की वजह से। लेकिन अब उसके ऊपर हमें पता चल रहा है कि उस वक्त भी हम यूएस के कहने पर ही, यूएस के प्लान मुताबिक ही रशिया से तेल खरीद रहे थे। It wasn't just the US, but Europe and everybody else, to minimize Russian war profits, didn't forbid the buying of Russian oil. We tried to develop a regime in which they would cap the price on that, and that's what India has abided by. So it did what Europe, what the US has asked. ये बात सिर्फ अमेरिकन नहीं कह रहे हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने खुद ये बात मान चुके हैं। We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. तो वॉर के बीच ऊपर ऊपर नैरेटिव जो भी चल रहा हो, बैकडोर में ईयू और अमेरिका दोनों ही चाहते थे कि भारत रशिया से तेल खरीदे। पता है क्यों? क्योंकि इस तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत की रिफाइनरी से निकलकर सीधा वापस उन्हीं देशों के पास जा रहा था जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा था, क्योंकि उन यूरोपियन नेशंस में प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना था, नहीं तो वहां भी भूचाल आ जाता। अब इस पर खूब डिबेट है कि इतना सब कुछ करने के बाद भारत को क्या बेनिफिट मिला। सरकार को थोड़ा टैक्स मिला, लेकिन आम जनता को क्या कोई राहत मिली? इस पर एक डिबेट अभी भी छिड़ी हुई है। दरअसल रशिया से कच्चा तेल जो आता है उसे यूरल क्रूड कहते हैं। यूरल्स में यूरोप का जो ब्रेंट क्रूड होता है उसकी तुलना में जो सल्फर कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए यूरल क्रूड की रिफाइनरी ना ब्रेंट की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, महंगी भी होती है। यूरल को रिफाइन करने की क्षमता भारत के पास थी, खासकर कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ऐसे तेल को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में रिफाइन करने की क्षमता रखती थी। इसीलिए जब तक यूरोप को अपने ऑयल नीड्स के लिए कोई और सोर्स नहीं मिलता, तब तक वो रिफाइंड रशियन ऑयल भारत से अच्छे से खुशी से खरीद रहे थे। शतरंज हम नहीं खेल रहे थे, शतरंज हमारे साथ खेला जा रहा था। वो बात तो अब समझ में आई है। फिर जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। शुरू में उन्होंने भी ये पूरा हिपोक्रेसी वाला ऑयल ट्रेड देखा और कहा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। इधर ट्रंप ने यूक्रेन में सीज फायर का अपना इलेक्शन प्रॉमिस पूरा करना चाहा और पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत करना शुरू किया। लेकिन जब पुतिन के साथ भी महीनों तक निगोशिएशन करने के बाद भी कोई सफलता ना मिली, तो उन्होंने रशिया को प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कड़े कदम उठाए। बस फर्क यह था कि उन्होंने पुतिन को पनिश करने के लिए रशिया पर नहीं, इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ मार दिया। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% पनिशिंग टैरिफ, हो गया 50%। दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया से ऑयल खरीदने के लिए पनिशमेंट हमें मिली। अब एक डोनाल्ड ट्रंप ना हो गया, मानो कैप्टन एंड्रू रसल हो गए। 10 गुना लगा देगा। लेकिन इसके बाद भी जब 2 महीनों तक कुछ खास बात ना बनी, तो ट्रंप ने अक्टूबर के महीने में रशिया के 2 सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स रोसनेफ्ट और लुकोइल पर भी सैंक्शंस लगा दिया। ये 2 रिफाइनरीज रशिया के करीबन 80% ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। सैंक्शंस लगते ही इन एंटिटीज के सारे यूएस एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन सैंक्शंस लगाने से इन कंपनीज के साथ ट्रेड करने वाली कंपनीज के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने का खतरा
मंडराने लगा ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये कंपनीज। भारत समेत दुनिया के तमाम इंपोर्टर्स 21 नवंबर तक का समय उनको दिया गया कि वो ये सैंक्शनड कंपनी से अपने सारे ताल्लुकात तोड़ ले, वार्निंग चेतावनी दी गई और अल्टीमेटली हुआ भी ऐसा ही। इंडियन इंपोर्टर्स को भी फाइनली यूएस के आगे झुकना पड़ा, अपने रशियन इंपोर्ट्स बंद करने पड़े। लेकिन अब तक ना तो किसी इंडियन कंपनी ने ना भारत सरकार ने खुल के इस बात को एक्सेप्ट किया है, माना है कि उनका यह कदम यूएस के प्रेशर में लिया गया है। गोदी मीडिया ने तो ऐसी चीजों को वैसे में भी नहीं दिखाना है, या जैसा कि हमारे सीईसी कहते हैं को साझा करनी चाहिए क्या? इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इंपोर्ट बंद करने के लिए यूएस को नहीं बल्कि ईयू सैंक्शंस को ब्लेम किया है। दरअसल यूएस के पीछे पीछे ईयू ने भी अब उन रिफाइनरी से तेल ना खरीदने की बात कर दी है जो रशियन तेल को प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल भारत। ईयू के सैंक्शंस अगले साल 21 जनवरी से लागू होने वाले थे, इसीलिए रिलायंस ने कहा है कि यूएस नहीं बल्कि ईयू उनका बहाना देकर उन्होंने रशियन इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। अगर अभी तक आपको यह गेम समझ में नहीं आया है तो आसान भाषा में समझा देता हूं। ईयू बीते 3 सालों से रशियन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा था। जब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तब तक वो खुशी खुशी भारत से तेल खरीद रहा था, अच्छा जानते हुए भी ये तेल रशिया का ही है, अल्टीमेटली पैसा रशिया के पास ही जा रहा है। लेकिन फाइनली अब जब उसका मतलब हो चुका है, उसे ऑल्टरनेटिव रिफाइनरीज मिल चुकी है, तो सैंक्शंस अब वो लगाना शुरू कर चुके हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहां मैं ये बात भी साफ कर दूं कि मोदी सरकार ही नहीं, आज कोई और सरकार भी होती शायद उसे ईयू और यूएसए के प्रेशर में झुकना पड़ता, ऑयल इंपोर्ट्स को बैन करना पड़ता और इसके लिए विपक्षी पार्टी उसे नोच भी खाती। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि इस जलालत के बाद भी जहां हम अपने देश के लिए फैसला खुद नहीं कर पा रहे हैं, हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, इसके बाद भी हमें विश्वगुरु बोला जाएगा। आईटी सेल इसे मास्टर स्ट्रोक बोलने की कोशिश करेगी, दिखाने की कोशिश होगी कि भैया सारी चीजें हम ही डिसाइड कर रहे हैं। यह तो हमारे सामने आगे पीछे दुम हिलाता है यूरोप और अमेरिका। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? चलो तेल खरीदना बंद कर दिया इंटरनेशनल प्रेशर के चलते, बात समझ में भी आती है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना के नए दोस्त अमेरिका जैसे देश बन रहे हैं। भारत को दरकिनार किया जा रहा है। इससे नुकसान तो भारत को ही होने वाला है ना। इसीलिए हमने यूएस को मनाने के लिए एक नई तरकीब सोची। अब इस बात में तो कोई राज नहीं है ना कि ट्रंप सरकार के भारत के प्रति सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही है ना कि भैया दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है भारत के तरफ काफी झुकता है, यानी हम इन्हें ज्यादा सामान बेचते हैं और इनसे कम सामान खरीदते हैं। अब भारत और यूएस के निगोशिएशंस जो अभी चल रहे हैं, एक ट्रेड डील बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक ये ट्रेड डील निगोशिएट हो रही है तब तक यूएस को खुश तो करना पड़ेगा ना, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। यही एंट्री होती है एलपीजी डील की। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है। हमारे यहां मेनली घरों में खाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के चलते एलपीजी में ब्यूटेन ज्यादा, प्रोपेन कम रखा जाता है। भारत में लगभग 90% इंपोर्टेड एलपीजी अभी तक सिर्फ मिडिल ईस्ट से आया करता था, और आए भी क्यों ना। मिडिल ईस्ट हमारे पास भी है। मिडिल ईस्ट में एलपीजी में ब्यूटेन हेवी प्रोपोनेंट पहले से ही होता है, तो वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है वहां का एलपीजी। ऑन दी अदर हैंड यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी प्रोड्यूसर तो है, लेकिन उनका एलपीजी प्रोपेन हेवी होता है, इसीलिए इंडिया के कंडीशंस के लिए रेडिली कंज्यूमेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। उसको हमें भारत में अलग से पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके अलावा यूएस हमसे इतना दूर है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सोचिए कितना ज्यादा बन जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी इंडिया ने यूएस के साथ 2026 में 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदने का डील साइन कर लिया है। हमारे मंत्री जी से हिस्टोरिक डील बता रहे हैं, माने फिरौती को फर्स्ट प्राइज बना रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। दरअसल भारत बस यूएस को एक कंसेशन देने की कोशिश कर रहा है। उससे एलपीजी खरीदने से ट्रेड इंबैलेंस ना थोड़ा कम हो जाएगा, और हो सकता है कि इंडिया के इस स्टेप से यूएस हमें ट्रेड डील में भी कुछ कंसेशन दे दे। तो घूम फिर कर तेल हो या एलपीजी हो, हम ये सब बस व्हाइट हाउस को खुश करने के चक्कर में कर रहे हैं ताकि हमें टैरिफ की मार से
बचाया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि भारत अकेला थोड़ा ही ना है जो यूएस के साथ ट्रेड इंबैलेंस रख रहा हो। अरे चाइना के साथ भी यूएस ट्रेड करता है। इंबैलेंस जो है इंडिया से कई गुना ज्यादा है। चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, अभी तो हमसे ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन उस पर तो ना कोई सैंक्शन लग रहा है, उसको तो कोई धमकी नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वेल, इस हिपोक्रेसी के पीछे 3 मेन कारण नजर आते हैं। नंबर 1, सैंक्शंस की मार अभी भी मैरिटाइम रूट्स पर ज्यादा पड़ी है, क्योंकि इस पर ट्रांसपोर्टर्स, इंश्योरर्स जैसे मिडिल एंटिटीज भी होते हैं और कोई यूएस से पंगा इतना लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन चाइना काफी सारा तेल पाइपलाइन के जरिए रशिया से सीधा मंगवा सकता है। नंबर 2, चाइना के पास छोटे छोटे रिफाइनरीज हैं तेल के, जिन्हें टीपॉट रिफाइनरीज कहा जाता है। इनका कोई भी एसेट यूएस में नहीं है, तो इन पर सैंक्शन लगा भी दिया तो इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनली नंबर 3 कारण, चाइना को डराने धमकाने की कोशिश ट्रंप पहले ही कर चुके हैं और उसमें बुरी तरीके से फेल भी हो चुके हैं। इस टैरिफ वॉर पर अलग से हमने एपिसोड बनाया था, देख लीजिएगा। इसीलिए ट्रंप ने अब चाइना से लड़ने की जगह उसके साथ दोस्ती कर ली। अब तो बीजिंग यूएस के बेस्ट फ्रेंड्स की श्रेणी में आता है, स्पीड डायल पर है जी और ट्रंप। अब पिछले ही महीने चाइना और यूएस में डील भी हो गई कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ अगले 1 साल तक नहीं लगाएंगे, तो चाइना को अब तो टैरिफ का भी डर नहीं है। वहीं भारत फिलहाल हर तरफ से अपने आप को घिरा पा रहा है। पहले यूएस के टैरिफ और सैंक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम चाइना के पास पहुंच गए, तो उधर यूएसए पाकिस्तान और चाइना के तरफ मुड़ लिया। अब हम यूएस को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना फिर से अरुणाचल प्रदेश पर अग्रसर हो गया है। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. आप सोचो क्या आलम है। सालों साल लग गए, हमने चाइना को बार बार समझा बुझाकर गालवान का मामला सुलझाने की कोशिश की। जयशंकर जी ने तो अपने लेजर आइस चाइना के बारे में बंद कर दिए, मोदी जी तो चाइना का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने हमें सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से जलील किया है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जलील किया है। वही पुरानी बातें लेकिन अब हाई लेवल पर दोहराई जा रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वेल, इसका जवाब शायद किसी पार्टी के पास भी नहीं होगा या देना आसान नहीं होगा, लेकिन जवाब देने से पहले सच्चाई को समझना तो होगा। हमारी एग्रेसिव स्टांस और जयशंकर जी के एरोगेंस ने हमें आज अकेला कर दिया है। अरे विश्व गुरु तो छोड़ो, आज हम पराये बन चुके हैं। अमेरिका सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रहा है। पाकिस्तान चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ डील साइन कर रहा है। बांग्लादेश और नेपाल हमसे दूर जा रहे हैं। यूरोप हमसे दूरी रख रहा है और रशिया को हमसे दूर कर दिया गया है। अगर हम इतना भी समझ जाएं कि कैसे हमें जुमला सुना सुनाकर उल्लू बनाया गया है, अगर हम इतना भी मान जाएं कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल बार्गेनिंग पावर नहीं है, बार्गेनिंग चिप नहीं है, अगर हम यह समझ जाएं कि हम ऑलमोस्ट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए हमारे साइज की वजह से, लेकिन हमें कोई भी जियोपॉलिटिकली सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि आज भी हमारे पास वो इकोनॉमिक माइट नहीं है। अगर ये बातें समझ जाएं, तब हम शायद काम पर लग सकते हैं, बातें छोड़कर, जुमले छोड़कर, और कुछ चीजें बदलने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, मत बदलो, जियो व्हाट्सएप में, बस जपते रहो। सब चंगासी